गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम कायिक जनन के प्रकार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि पिछले क्लास में बताया गया था कि कायिक जनन दो प्रकार से होते हैं। एक प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा कृत्रिम कायिक जनन, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो दो प्रकार से कायिक जनन होता है, एक प्राकृतिक कायिक जनन, दूसरा कृत्रिम कायिक जनन। अब प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है, कैसे होता है? इस प्रकार के कायिक जनन में पौधों के अंग स्वतः ही अलग होकर नए पौधों का निर्माण करते हैं या जन्म देते हैं। तो इसे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन या प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। और कृत्रिम कायिक जनन में क्या होता है कि मनुष्यों के द्वारा पौधों के कायिक अंगों से नए पौधे विकसित किया जाता है, बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। तो उसे हम कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। अब हम प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्राकृतिक कायिक जनन पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि चार प्रकार से होता है। पहला था जड़ों के द्वारा, दूसरा तनों के द्वारा, तीसरा पत्र प्रकलिकाओं द्वारा, और चौथा पत्तियों द्वारा। तो ये चार प्रकार के प्राकृतिक कायिक जनन है, अर्थात पौधों के चार भागों से, जड़ के द्वारा, तने के द्वारा, पत्तियों के द्वारा। ये तो जानते हैं आप लोग। एक पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा होता है, जिसको कि अगले टॉपिक में जब भी आएगी बात तो हम बताएंगे कि प्रकलिका क्या होती है, कैसे होता है। तो अब इसमें हम जड़ों के द्वारा पहले पढ़ेंगे। जड़ों के द्वारा जो होता है कि कुछ पौधों की जो जड़ें होती हैं, जब कुछ पौधों की जड़ें अनुकूल परिस्थितियों में, अनुकूल परिस्थिति का मतलब ये हो गया कि उचित वातावरण हो, भोजन की उपलब्धता हो, जल उपलब्ध हो, सामान्य तापमान हो, तो उसे हम अनुकूल परिस्थिति कहते हैं। तो कुछ पौधों की जड़ों में अनेक जड़ें अनुकूल परिस्थितियों में अनेक वर्धी या कायिक कलिकाएं उत्पन्न करती हैं। ये कलिकाएं बाद में विकसित होकर नए पौधों को जन्म देती हैं। जैसे डहेलिया, हमने बताया था
पिछले क्लास में डहेलिया। तो उसमें क्या होता है कि जो डहेलिया का पौधा होता है उसकी जो जड़ें होती हैं, ये तो उसका तना हो गया डहेलिया पौधे का तना, और ये हो गया जड़। अब इसमें जड़ें क्या होती हैं कि भोजन संचय करने के कारण फूल जाती हैं। डहेलिया के पौधे में ये जो जड़ें होती हैं वो भोजन संचय करके फूल जाती हैं। अब ये जो जड़ें हैं जो संचित करके फूल गई हैं जड़ें, अब इनमें छोटी छोटी जो हैं कच्छस्थ कलिकाएं उत्पन्न होती हैं और ये कच्छ से निकलती हैं। देखिए किसी भी पौधे का जो ये तना होता है, तने से ये पत्ती निकलती है, तो तने और पत्ती के बीच का जो भाग होता है वही कच्छ कहलाता है। और इसमें से निकलने वाली जो ये कलिका होगी उसे हम कच्छस्थ कलिका कहते हैं। एकदम सामान्य से उदाहरण में आप आलू को ले लीजिए। जैसे आलू होता है, आलू में छोटे छोटे कच्छ होते हैं और इन्हीं कच्छ से जो है नई कलिकाएं निकलती हैं। तो ठीक ऐसे ही इस जड़ों के द्वारा में डहेलिया, परवल, सतावल, शकरकंद इत्यादि में पाया जाता है। तो इनमें भी ये छोटे छोटे जो होते हैं कच्छस्थ कलिकाएं निकलती हैं जो बाद में विकसित होकर के नए पौधों को जन्म देती है। अब हम दूसरा बात करते हैं तनों के द्वारा। तनों के द्वारा बाई स्टेम्स पौधों में कायिक जनन भूमिगत, जो भूमि के अंदर प्रकंद में अदरक, हल्दी ये सब आता है। घनकंद इसमें जो है केसर, अरवी, बंडा इत्यादि आता है। तीसरा है शल्ककंद में प्याज, लहसुन ये आता है। व कंद में आपके जो जितने भी ट्यूमर होते हैं, जैसे आलू एग्जाम्पल है कंद का। और इसके बाद आपका जो अंतःभूस्तारी, इसमें पुदीना और ये दूब घास इत्यादि आते हैं। तो इतने प्रकार के जो है तनों से रिप्रोडक्शन होता है। कुछ इसमें अर्धवायवीय तने भी आते हैं जो आधा भूमि के अंदर रहते हैं और आधा जो है वायु में रहते हैं। तो ऊपरी भूस्तारी, भूस्तारी और भूस्तारिका ये तीन आते हैं अर्धवायवीय तनों में। अर्धवायवीय तनों में जो कृत्रिम कायिक जनन होता है तनों के द्वारा वो तीन प्रकार से होता है। ऊपरी भूस्तारी जो सॉइल के ऊपर रहते हैं, भूस्तारी और भूस्तारिका। तो इस प्रकार से तने के वायवीय भाग, जो वायवीय भाग होते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में नष्ट हो जाते हैं। जो तने होते हैं इसमें क्या होता है कि इसके वायवीय भाग जो वायु में रहता है वो प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर नष्ट हो जाते हैं, किंतु भूमिगत भाग सुरक्षित रहता है। जैसे आलू का पौधा है तो आलू के पौधे में क्या होता है कि जिसका तना होता है बाद में प्रतिकूल परिस्थितियां जब आती हैं तो वो सूख जाता है, लेकिन आलू का जो कंद है वो क्या होता है सुरक्षित रहता है। उसे लंबे समय तक हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो बाद में उसमें क्या होता है कलिकाएं उत्पन्न होती हैं और इन्हीं कलिकाओं से हम नए पौधों को विकसित कर लेते हैं। तो भूमिगत भाग जब सुरक्षित हो जाता है तो अनुकूल परिस्थितियां आने पर पुनः कच्छस्थ कलिकाएं उत्पन्न होकर के नए पौधों को जन्म देती हैं।
अब हम इसमें एक एक करके पढ़ेंगे। प्रकंद, हमने बात किया ना कि तनों में कई प्रकार के मेथड होते हैं, उसमें एक प्रकंद है। राइजोम, राइजोम। अब राइजोम में क्या होता है कि प्रकंद पर सल्क पत्रों के कक्ष में, सल्क पत्रों के कक्ष में, अब जैसे हल्दी है सपोज है, तो हल्दी में देखेंगे कि इस तरह से बने होते हैं और इसके ऊपर पतले पतले जो होते हैं पत्ती की तरह स्केल चिपका रहता है। अदरक में देखेंगे, हल्दी में देखेंगे, इन सब में आप इस तरह से पाते हैं। दैनिक जीवन में आपके घरों में प्रतिदिन ये पाया जाता है, आप इसको देख सकते हैं। अब सल्क पत्र के कक्ष में कलिकाएं विकसित होती है। ये कक्ष यहाँ पे जैसे ये है गांठ, जहाँ होती है हल्दियों में गांठ होता है, उसी को कह रहा है। अब ये क्या होता है, सल्क पत्रों के द्वारा, पतली पतली मेम्ब्रेनस लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा वो ढका रहता है। अब इसी में से क्या करता है, वो अपना एक कलिका विकसित करती हैं। ये सब कलिकाएं विकसित करती हैं और यही कलिकाएं आगे जाकर के नए पौधों को जन्म देती हैं। तो अनुकूल मौसम में ये जो कक्षस्थ कलिका है, जो कक्ष से विकसित हुई है, वो प्रांकुर उत्पन्न करती है। प्रांकुर उत्पन्न करके नए पौधे को जन्म देती है, जैसे अदरक, हल्दी इत्यादि। अब दूसरा है घन कंद। अब यह भूमिगत तने का रूपांतरण होता है। भूमिगत जो तना होता है उसका रूपांतरण होता है। बंडा देखेंगे, बंडा अब ये जो रूपांतरित भाग है ऊर्ध्व दिशा में वृद्धि करता है। सूरन देखें, सूरन भी उसका एक एग्जाम्पल है। आप सूरन देखेंगे तो उसमें हमेशा ऊर्ध्व दिशा में ऊपर की तरफ ये कक्षस्थ कलिकाएं बनती है। आप इसका जो है घनकंद का जो है एग्जाम्पल सूरन से ले लीजिए। एक तने का रूपांतरित भाग होता है जो भूमि में ऊर्ध्व दिशा में वृद्धि करता है। इस पर कक्षस्थ कलिकाएं विकसित होती हैं जो वृद्धि करके नए वायवीय भाग उत्पन्न करता है। अब बात आता है शल्ककंद। शल्ककंद में प्याज और ये लहसुन आते हैं। तो शल्ककंद में भोजन जो होता है सल्क पत्रों में, ये जो प्याज होता है जिसको कि हम खाते हैं उसी को सल्क पत्र कहा जाता है। और लहसुन में भी जो लहसुन हम खाते हैं वो सल्क पत्र कहलाता है। तो सल्क पत्रों में भोजन जो है एकत्रित होता है तथा तना संघनित हो जाता है। आप देखेंगे कि प्याज अगर हम काटते हैं तो लास्ट में एक छोटा सा जो प्याज का भाग होता है इस तरह से यहाँ से जड़ निकलता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा जो है आप देखेंगे कड़ा भाग होता है और इसी भाग पर अनेक सल्क पत्र जुड़े होते हैं। तो ये तो हो गया सल्क पत्र, ये हो गया जड़ और ये हो जाएगा तना। तो तना क्या होता है, संघनित हो जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है। तो तना संघनित होता है। सल्क पत्रों के कक्ष में कक्षस्थ कलिकाएं स्थित होती हैं। अब यहाँ और यहाँ ये जो भाग हैं यहाँ पर कक्षस्थ कलिकाएं उत्पन्न होती है जो विकसित होकर के नए सल्ककंद को उत्पन्न करती है। अब बात करते हैं कंद आलू की। तो खाद्य संचय के कारण जो कंद होते हैं वो मांसल हो जाता है। इसकी सतह पर छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं जिन्हें हम आँख बोलते हैं। आलू में जो कलिकाएं होती हैं उसको हम आँख बोलते हैं। आँख के मध्य में कलिकाएं होती हैं जिन्हें विकसित होकर के नए पौधों को जन्म देती है। आलू हो गया। अब अंतर्भुज तारिका,
अंतर्भूस्तारिका क्या है? अंतर्भूस्तारिका में मुख्य तना भूमिगत भाग से शिखर की ओर निकलती है। भूमिगत भाग से शिखर की ओर शाखाएं निकलती हैं, जो तिरछी होकर के, जैसे यहाँ पर एक करा है कि यहाँ पे जैसे भूमिगत ये हो गया, अब यहाँ पे कोई है, अब ये यहाँ से ये भूमि है और ये वायवीय भाग है। अब यहाँ से निकलेगा तो इस तरह से तिरछा निकलेगा। भूमिगत भाग से शाखा जो है तिरछा के रूप में बाहर निकलती है, वायु में बाहर निकल जाती है। कुछ दिनों के पश्चात ये यहाँ से टूट जाएगी, तब ये नया पौधा बना लेता है। पुदीना, गुलदाउदी, इसी प्रकार के जो होते हैं पौधे होते हैं। एक होता है ऊपरी भूस्तारी। ऊपरी भूस्तारी में क्या होता है कि पौधे के तने विसर्पी होते हैं। विसर्पी मतलब कि भूमि के ऊपर वो आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे कद्दू कोड़ा होता है ना कि जमीन के ऊपर ऐसे आगे कर्लिंग करके बढ़ता है, उसी तरह से जो दूब घास होता है वो भी होता है। तो दूब घास ऊपरी भूस्तारी दूब घास का उदाहरण है। तो भूमि की सतह पर क्षैतिज रूप में वृद्धि करते हैं। इनकी पर्व संधियों पर अनेक पर्व संधियों पर यहाँ पर जहाँ पर गांठ होता है अनेक जड़ें जो है निकल आती हैं और यहाँ से नए कक्षस्थ कलिकाएं, ये कक्षस्थ कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं जो नए पौधों को या पौधों का निर्माण करती हैं। अब उसके बाद है भूस्तारी। अब भूस्तारी क्या होता है? भूस्तारी में जो पर्ण संधियां होती हैं वहां से अपस्थानिक जड़ें निकलती है। वायवीय प्ररोह निकलते हैं। वायवीय प्ररोह मतलब कि तना। भूस्तारी के टूटने पर प्रत्येक वायवीय शाखा स्वतंत्र होकर के एक नया पौधा बन जाता है। जैसे केला होता है, केले के तने में से एक जड़ निकलती है और तने में से एक जड़ नया कलिका निकलती है और बाहर की तरफ आती है। बाहर वाला भाग जो तना कहलाता है, प्रलोभ कहलाता है। अंदर की तरफ जो है अपस्थानिक जड़ें होती हैं। अपस्थानिक जड़ें याद रखिएगा, अपस्थानिक जड़ें मूसला जड़ें दो होती हैं, तो इसमें अपस्थानिक जड़ों की बात होगी, अर्थात एक बीजपत्री की। तो अपस्थानिक जड़ें जो निकलती हैं वो क्या होंगी? वो केले से टूट करके अलग हो जाती हैं और नए पौधे का निर्माण करती हैं। तो केला, बेले, जो बेला पुष्प होता है, चमेली पुष्प होता है, ये इसके उदाहरण है। अब तीसरा है भूस्तारिका। भूस्तारिका में कुछ जलीय पौधों, जल के पौधों की वजह से जलकुंभी होता है उसकी बात हो रही है कि कुछ जलीय पौधों के भूस्तारिका में पर्व छोटे व मोटे होते हैं। इनके पर्व संधियों से नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ें गुच्छों के रूप में, जैसे ये होता है। तो अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि यहाँ पर जो उसका बहुत सारे गुच्छों के रूप में एकत्र होते हैं। अब यही गुच्छे धीरे टूट करके अलग हो जाएंगे और नए पौधे को जन्म दे देते हैं। अपस्थानिक जड़ें गुच्छों के रूप में तथा ऊपर की ओर पत्तियों का झुंड विकसित होता है। तने के टूटने पर नया पौधा स्वतंत्र हो जाता है, जैसे जलकुंभी। तो ये आपने आज तो पढ़ा जड़ और तना। अब कल हम पत्र पत्रिकाओं और पत्तियों का जो है अध्ययन करेंगे।